अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोबाइल सामने आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिका की पॉलिसी। जिस तरह से हम दुनिया भर में अगर देखें तो इसकी एक हमेशा की एक पॉलिसी वो रही है, वो पुलिसमैन का किरदार अदा करता रहा है। चाहे मुआशी मामलात हो, उसमें उसकी बालादस्ती, उसमें उसकी पॉलिसीज़ का सारी दुनिया पर जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नफाज अमल में लाना और अपनी मर्ज़ी के तहत सारी दुनिया को जो है चलाने की कोशिश करना, ये तो नई बात अमेरिका के हवाले से नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी हम देख रहे हैं, इसमें कुछ नयापन हम देख रहे हैं। यानी ख़ुद मुल्क के अंदरूनी मामलात की बात करें या फिर फ़ॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका की रिवायत से हटकर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो खलीज अरब का इस वक्त जो दौरा चल रहा है, यानी पहले सऊदी अरब, फिर क़तर, फिर इसके बाद अब यूएई में इनका शाहाना इस्तकबाल किया गया। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि अरबों के साथ तो वैसे अमेरिका की जो पॉलिसी रही है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। किस तरह के ताल्लुक़ात हैं, किस तरह के टाई अप्स हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब मज़ीद किस तरह की हम ये कहेंगे कि पॉलिसी को अपना रहे हैं, जिसके ज़रिए ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और यानी अरबों के साथ ताल्लुक़ात में एक नई जो है एक एनर्जी पैदा कर रहे हैं, एक नए जो है एक जहत उसको जो है फ़राहम कर रहे हैं। तो वो क्या है, उसका जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बर्र सग़ीर और बिलखुसूस बर्र सग़ीर की बात करें तो दुनिया की एक बड़ी जमहूरिया भारत के साथ किस तरह की है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो भारत में एक किस्म का न सिर्फ यानी अवामी सतह पर, बल्कि अगर मुल्क के प्रधानमंत्री के हवाले से और भारत की जो बरसर इख्तियार पार्टी भाजपा है उसके हवाले से अगर हम बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप को यानी इंतहाई अहमियत दी गई। और न सिर्फ यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से एक प्रोटोकॉल होता है दो मुल्कों के दरमियान, उसकी जो यानी बाउंड्रीज़ होती हैं, उसको भी यानी भारतीय सरकार ने कहा जाता है, उस पर इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, मोदी सरकार पर हम कहेंगे या फिर भाजपा पर हम कहेंगे, तो उसको भी कहीं ना कहीं जो है पसे पुश डालते हुए डोनाल्ड ट्रंप की यानी तायद की गई। अवामी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के लिए कभी यहाँ पर हमने हवन देखा, तो कभी हमारी मीडिया को ये बोलते हुए देखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है और इनकी जो दोस्ती है वो बहुत ही मतलब माना ख़ैज़ है। वो किस तरह से है वो आज तक हम समझे नहीं हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे, इस वजह से कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एप्पल की कंपनी के CEO को मुखातब करते हुए जो कुछ कहा, वो भी बड़ा माने ख़ैज़ है। और इसके साथ साथ अपोजिशन की जानिब से सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि कश्मीर के मामले में ये तीसरे फ़रीक़ कौन होते हैं जिन्होंने कहा कि अब मैं कश्मीर के मामले को, मसले को हल करने के लिए काम करूंगा। होते कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप। तो अपोजिशन की जानिब से मोदी सरकार से, नरेंद्र मोदी से सवाल किया जा रहा है, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और ये एप्पल का मामला, क्या कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और क्या पैगाम दे रहे हैं भारत को, इस पर भी हमारी नज़र होगी। और इसी के साथ साथ सीरिया की बात करें, सीरिया जो यानी दहशत गर्दों के ज़रिए ISIS दाइश के ज़रिए तबाह व बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई और 90% तबाह व बर्बाद भी कर दिया गया था। लेकिन रशिया का जैसे ही इन्वेजन वार या फिर रशिया की मुदाखलत हुई, तो फिर वहाँ से दाइश का ख़ात्मा हुआ था। हमने देखा कि शाम में किस तरह की यानी सूरत हाल बन आई थी और बशर अल असद के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दों की जानिब से जो कुछ किया गया था। बहरहाल बशर अल असद पर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं डिक्टेटर होने के नाते। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर बशर अल असद डिक्टेटर हैं तो दीगर खित्ते के कौन हैं? कौन है? वज़ीर आज़म है या फिर बहुत ही यानी हम ये देखें कि इनकी तारीख़ क्या रही है, बशर अल असद और दीगर जो डिक्टेटर्स हैं उनकी, तो कोई फ़र्क नहीं मिलता हमको। लेकिन बहरहाल टारगेट किया गया था। बशर अल असद फिर यहाँ से हटे, यहाँ से निकल कर वो रशिया में जा पहुँचे। लेकिन उसके बाद यानी ये जो अहमद अश-शरा की जो हुकूमत क़ायम हुई, उनको पूरी पुष्पनाई थी सऊदी अरब की, अरबों की और अमेरिका की। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया पर जो कुछ पाबंदियां थीं बशर अल असद के रहते, उन तमाम पाबंदियों को अमेरिका की बर्खास्त कर दिया है। तो हम सीरिया का भी जायज़ा लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का भी मुआवजा करेंगे, देखेंगे कि वाक़ईतन
उन्होंने किस तरह का टर्न लिया है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार M.A. मन्नान साहब हैदराबाद से। मैं मन्नान साहब का इस्तकबाल करता हूँ। मन्नान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मन्नान साहब, हम ज़रूर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं पैनल से चाहूँगा कि हम थोड़ा सा यानी जायज़ा लेंगे। कल की भी अगर बात करें, सऊदी अरब का डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा किया और फिर इसके साथ साथ दीगर ममालिक का भी उन्होंने अरब ममालिक के, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, वो दौरे पर हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं गुज़िश्ता रोज़ की रिपोर्ट को, अगर हम उसका जायज़ा लें तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे सदारती दौर के पहले बड़े गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब को अमेरिका का सबसे मजबूत शराकतदार करार दिया। ये गुज़िश्ता रोज़ की रिपोर्ट है जिसको आपने मुलायजा भी किया और हम इसको जो है फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि इस बात का हम जो है जायज़ा ले सकें कि सऊदी अरब का ये दौरा किस तरह का था। वो इस दौरे में कई खलीजी ममालिक जाएंगे जहाँ सरमायाकारी लाने पर तवज्जो दी जाएगी। रियाद में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने शाम पर आयत तमाम पाबंदियां हटाने का वादा किया। उनका कहना था कि शाम के पास अब एक मौका है कि आगे बढ़े और यानी वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। दौरे के पहले रोज़ अमेरिका और सऊदी अरब ने 142 अरब डॉलर के दिफाई मुआहदे का ऐलान किया है। 142 अरब डॉलर के सिर्फ दिफाई मुआहदे का जो है ऐलान किया गया है, जबकि सरमायाकारी के कुछ दीगर ऐलानात भी किए गए। सऊदी वली अहद का कहना है कि ये मुआहदे $1 ट्रिलियन तक के होंगे। ये सऊदी अरब का दौरा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने 2017 में पहले सदारती दौर के आगाज पर भी सबसे पहले सऊदी अरब का गैर मुल्की दौरा किया था। वो अब हालिया दौरे पर कतर और मुत्तहदा इमारात भी जाएंगे। कतर वो जा चुके हैं और अभी वो अरब इमारात में हैं। मंगल को ट्रंप का सऊदी अरब में यानी शानदार इस्तकबाल किया गया। जैसे ही एयरफोर्स वन रियाज के करीब पहुंचा उनका जो तैयारा, सऊदी पायलटों ने 6 अमरीकी साख्ता F-15 तैयारों के ज़रिए अमरीकी सदर को प्रोटोकॉल दिया। शाही टर्मिनल में रिवायती यानी कॉफ़ी की तकरीब के बाद ट्रंप की लिमोजिन गाड़ी को सफ़ेद अरबी घोड़ों के साथ रवाना किया गया। घोड़सवारों के हाथों में अमरीकी और सऊदी परचम थे। आपको बता दें कि ट्रंप को वहां सुनहरी तलवारों के साथ सलामी पेश की गई। इनके सामने जामुनी रंग का कालीन बिछाया गया। ट्रंप की टाई भी उसी रंग से मिलती जुलती थी। 2021 में सऊदी अरब ने यानी सुर्ख कालीनों को जामुनी रंग से तब्दील कर दिया था, ये कहते हुए कि यह रंग इसके सहराई फूलों और सखाफत की अलामत है। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप की लिमोजिन के गिर्द इनके एजाज़ में सफ़ेद अरबी घोड़े मौजूद रहे। इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान ट्रंप ने अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुक़ को कुछ यूँ बयान किया, ये अब पहले से कहीं ज़्यादा जो है यानी मजबूत है। इनका कहना था कि जब से हमारी शराकत शुरू हुई हमने देखा कि अमेरिका में दौलत आती ही चली गई। ट्रंप अमरीकी मईशत में इजाफे के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को दावत दे रहे हैं। इनके दूसरे सदारती दौर के पहले 4 महीनों के दौरान सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है। ट्रंप ने सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा कि मुझे वो बहुत पसंद हैं, इसलिए हम इन्हें बहुत कुछ देते हैं। ये पुरतपाक इस्तकबाल और ड्रामाई तकरीब साबिक़ अमरीकी सदर जो बाइडन को मिलने वाले वेलकम से काफ़ी मुख्तलिफ थी। बाइडन ने सहाफ़ी जमाल खाशगी के कत्ल के बाद सऊदी अरब को अछूत रियासत करार दिया था, मगर बाइडन ने अपने उस बयान के बाद सऊदी अरब का दौरा किया था ताकि यानी पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जा सके। इस दौरान के मोहम्मद बिन सलमान के साथ खुशगवार ताल्लुक़ के मनाजिर भी सामने आए थे। ट्रंप ने माली मुआहदों के लिए खलीजी ममालिक का दौरा शुरू किया है। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि इस तरह की मुआशी व कॉमर्स की तरक्की से मशरक़ वस्ता तशद्दुद और तक़सीम से आज़ाद हो जाएगा। बहरहाल काफ़ी तवील ये रिपोर्ट है, लेकिन ये बात सामने आई दुनिया के कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुक़ात किस तरह से हैं। बहरहाल मैं मन्नान साहब आपसे जानना चाहूँगा, यहीं से हम आगाज़ करेंगे। सऊदी अरब और क़तर में ये जो यानी एक फिर से एक तवानाई फराहम की है डोनाल्ड ट्रंप ने बिन सलमान के साथ, यानी जो बाइडन के दौर में जिस तरह से हमने देखा था कि बिन सलमान से कुछ ताल्लुक़ात में थोड़ी सी यानी एक ठहराव देखा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से आप देख रहे हैं और अभी ये जो यानी टाई अप्स हुए हैं, अभी जो मुआहदे हुए हैं, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं मन्नान साहब? जी
नहीं, बाकर भाई, दो तीन चीजें हैं। देखिए, एक तो पहली चीज ये है कि अगर आप सऊदी की हिस्ट्री निकाल के देखें, जी। वो जमाने में नजरान में 1940s के पीरियड में जब सऊदी अरब नहीं बना था, तो वो जमाने में जब दहरान में पेट्रोलियम के जखायर हैं बोलकर शेवरॉन अमेरिकन कंपनी थी, तो वो जमाने में वो लोग आए और जो पहला डकोटा जो एयरक्राफ्ट आया था सऊदी अरब में, वो सऊदी ने डोनेट किया था किंग फैसल को वो जमाने में। जो तो अमेरिका के और सऊदी के ताल्लुकात 1940 से हैं, लेकिन बीच में जिस तरीके के जो पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल जो चेंजेस हुए हैं, उसमें सऊदी अपनी एक मुकाम पे हो गया, अमेरिका का अपने मुकाम पे हो गया। अभी इस वक्त जो जिस तरीके का माहौल अमेरिका क्रिएट कर रहा है, वो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने के बारे में है, यानी एक ही मुल्क में एक ही ताकतवर होगा इस दुनिया में। जी। ये जो सेंस है वो। अब मेरा सवाल ये है कि अरब ममालिक रशिया को क्या जवाब देंगे, चाइना को क्या जवाब देंगे, जो उनकी मुसलसिल उनकी यानी प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है। अब लेकिन आप अमेरिका को पूरी, आप जैसे अपने प्रोग्राम में बताया कि F-16 उनकी पूरी एयरक्राफ्ट को लैंड करने दे रहा है, और है ना, हर तरीके का अगर आप देखें तो एक पूरा हाइप क्रिएट किया गया है। और यहाँ तक कि आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जो वीडियो बेस्ड रिपोर्ट थी, जिसमें वहां की सऊदी की जो ऑफिशियल्स हैं, खवातीन हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला रही हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला रही हैं। उनका तो कहाँ गया आपका अच्छा इस्लामिक मनान साहब, ये और आगे बढ़कर, खैर ठीक है, मतलब अगर हम यूएई की बात करें तो वहाँ पर तो सारी चीज़ें जो है सब कुछ खुली है। वहाँ तो बाल खोलकर जो है इस्तकबाल किया जा रहा है, खवातीन बाल खोलकर जो है डोनाल्ड ट्रंप का बोलते हैं कि इस्तकबाल। हमारा ट्रेडिशन है, ठीक है, आपका ट्रेडिशन है, ठीक है, लेकिन आप एक बिल्कुल आप पॉलिटिक्स और अस्तगफिरुल्लाह। रिलीजन एक तरफ रखिए। जी। एक पुराना एक आपने कहीं पे डायलॉग भी सुना होगा फिल्मों में कि धंधा है पर गंदा है। तो अगर आप देखें तो ये पूरी पॉलिटिक्स, पूरी जो हो रहा है, सऊदी हो, कतर हो, आपको जो ममालिक में सीख रहे हैं। कतर में पहली मर्तबा गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, पहला यूएस प्रेसिडेंट है जिसको कतर वेलकम कर रहा है। आप फलस्तीनियों को भूल गए हैं कंप्लीटली। कहीं पे आपको दिख रहा है बशर अल असद को आप गाली देते थे, आज बशर अल असद की जगह में कौन आया है जिसके ऊपर $10 मिलियन का आपने खुद इनाम लगाया हुआ है। आज उसके साथ आप शाना बशाना घूम रहे हैं। कहाँ गए आपका कहाँ गए आपके उसूल, कहाँ गए आपकी डिप्लोमेसी, कहाँ गई आपकी ह्यूमैनिटेरियन। आज आप इतने पूरे वाकयात में, जितने मैंने न्यूज देखी है, जितने टीवी पे प्रोग्राम देखे हैं, अभी जो मैंने देखा है गुज़िश्ता एक दिन के, आपको कहीं पे फलस्तीन की न्यूज दिख रही है? अरब ममालिक बात करते हुए दिख रहे हैं आपको फलस्तीन के? फलस्तीन में कुछ नहीं हो रहा है क्या? फलस्तीन में लोग भूल गए हैं। तो मैं आपको ये बताना, इससे पहले भी प्रोग्राम में मुझे अच्छा याद है कि अक्टूबर के प्रोग्राम में लास्ट ईयर हमने कहा था कि मुसलमानों का जहां मामला, अरबों का जहां मामला आता है, अरबों को सिर्फ अपना धंधे की अहमियत है। उनको किसी मुसलमान होने से कोई अहमियत नहीं है। फलस्तीनियों ने बार बार कहा है कि ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे, और वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, फलस्तीनियों ने, कि ये हमारी लड़ाई, हम लड़ेंगे। जैसे विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि यानी देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोर्स, और जो हमारा परमानेंट वो है, वो हमारा इंटरेस्ट है जी। धंधे का सवाल है, पैसे का सवाल है। आपका धंधा है, अमेरिका को पैसा चाहिए, वो बोइंग खरीद रहे हैं $1 मिलियन ट्रिलियन के, वो उनको गिफ्ट दे रहे हैं। आप सोचिए, एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप यानी 250 मिलियन $450 मिलियन का एयरक्राफ्ट आप फ्री दे रहे हैं। जी। गरीब मुल्क है वो। आप अफ्रीका के ममालिक है, डिजबूटी है, और दूसरे कई ममालिक है जिनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है, आप उनको दीजिए। जो मुस्लिम कंट्री है, ओआईसी कंट्री के मुस्लिम, क्या आपने दिया? क्या आपने फलस्तीन के बारे में बात की? आप मुसलमान ये खाली तकरीरों की बातें हैं, अरब तकरीरों की बातें हैं। मुसलमान, और जैसे वो फलस्तीनी वालों ने शुरू में, मुझे अच्छा याद है, 2 महीने के बाद उन्होंने, जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी लड़ाई, हम लड़ेंगे, और वो बिल्कुल लड़े हैं। आज आप यमन के बारे में बात कर रहे हैं क्या? कोई किसी अरब ममालिक को बात करते हुए सुना आपने कहीं पे मीटिंग में? जी। कहीं भी नहीं सुनेंगे आप। तो अरब, आपको सीरिया, आपको यमन, आपको ईरान के बारे में बात कर रहे हैं कि आप ईरान के बारे में इसलिए बात नहीं करेंगे कि आप कंप्लीटली रीजनल जो पावर सेटअप है वो डिफरेंट करना चाहते हैं।
और डिफरेंट सेटअप के क्या नतायज होंगे, मैं समझता हूँ कि लेकिन मनान साहब एक चीज़ हमने इस मर्तबा हमने ज़रूर इसमें देखी है, अगरचे जो है यहाँ पर यानी कि जो दिफाई डील है वो भी हमेशा अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जब भी होती है तो वो एक मतलब गैर मामूली फिगर उसका होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो वो नई बात नहीं है, इस मर्तबा भी हुई है। लेकिन इस मर्तबा हमने ज़रूर जो है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को क्या आप थोड़ी सी डिफरेंट नहीं देख रहे हैं? क्योंकि यानी कोई भी अमेरिकी सदर अगर हो तो बिलखुसूस खलीज अरब में ईरान के हवाले से बहुत सारी यानी कि खौफ का एक या फिर कोई ना कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोई ना कोई ऐसा बयान वगैरह इस मरतबा हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को यानी यहाँ पर दिफाई डील अगरचे हो रही है सऊदी अरब से, लेकिन ईरान के हवाले से उतनी शिद्दत या कोई ऐसी बात नहीं आई है। तो क्या हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं सारे मामलात को यानी सुलझाते हुए, डिस्प्यूट्स को ख़त्म करते हुए बस तिजारत को जो है आगे बढ़ाने के लिए ऐसी पॉलिसी को वो अपनाए हुए हैं? थोड़ा सा हटकर अगर हम देखें, क्योंकि ये देखिए बाकर भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनके आने के बाद हालात बेहतर हो गए हैं डिप्लोमेटिकली, बिजनेस के नहीं, कहीं ना कहीं कोशिशें इनकी वो मालूम हो रही है। ठीक है, फ़लस्तीन के मामले को हम अलग रखेंगे जी, नहीं ठीक है, वही तो मैं तिजारत ही की बात कर रहा हूँ कि तिजारत ही को बढ़ाना चाह रहे हैं जी। आप अगर तिजारत की बात मतलब अमन हो, अमन कायम हो और जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म हो और जो जंग जदाल का मामला रहा है इसको खत्म दूर से, ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं जी। कहाँ पे डिस्प्यूट खत्म होंगे? आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं क्या आपके पास सीरिया के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं? आपको सीरिया को आपने तबाह कर दिया, नहीं तबाह कर तो दिया था, पीछे निकाल दिया कर तो उस आदमी को जिसके ऊपर $10 मिलियन का आपने रैंसम लगाया था, आज आप उसके साथ शाना बशाना दौड़ रहे हैं, उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम सीरिया पर जब आएंगे तो हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी सऊदी अरब के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो नए टाइस आपको दिख रहे हैं इसमें बिलखुसूस जो ईरान के हवाले से जो हमेशा अमेरिका का यानी एक प्रोवोकेटिव एक इश्तियाल दिलाना या फिर दो बरादर ममालिक के दरमियान, हम तो यही कहेंगे आलम इस्लाम के ये ममालिक हैं, मुस्लिम दुनिया के बहरहाल जैसे भी हों जो भी हों, तो इनके दरमियान एक प्रोवोकेटिव जो है एक पॉलिसी अमेरिका की हुआ करती थी। लेकिन इस मरतबा इस दौरे में भी हम देख रहे हैं कि इसराइल का डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा नहीं किया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट का वो दौरा कर रहे हैं, इन ममालिक का दौरा कर रहे हैं और सिर्फ तिजारत की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर उतना हमने मतलब ईरान को ख़तरा या फिर ईरान के हवाले से वो बातें हमने नहीं देखी हैं जी। नहीं, आप अगर देखिए OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का क्या मौक़िफ़ है इसमें, कंप्लीटली सऊदी अरेबिया, कतर, UAE ने मिलकर कंप्लीटली OIC को खत्म कर दिया। मुस्लिम ममालिक की जो आवाज थी उसको कंप्लीट खत्म कर दिया। आप सिर्फ मैं की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं पने की बात कर रहे हैं कि UAE चाहता है कि हमारा ज्यादा रोल रहे, वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आने वाले 30 सालों के 40 सालों की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सऊदी अपनी $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कर, आज उनकी $1 ट्रिलियन इकॉनमी में पहली मर्तबा हुई है। आप थोड़ी देर के लिए तस्वुर कीजिए कि जिस मुल्क की $1 ट्रिलियन इकॉनमी 1 साल पहले हुई है, 2022-2023 में हुई है, वो मुल्क $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने की बात कर रहा है। आपको क्या है, आप 250 एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं कतर वाले, आप ठीक है, आप कतर करिए, आप पूरा एविएशन में आप ऑलरेडी डोमिनेट किए हुए हैं, इमिरेट्स एयरलाइन डोमिनेट किया हुआ है, कतर एयरलाइंस डोमिनेट किया हुआ है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है बाकर भाई कि मुसलमान का कॉज, इस्लामिक कॉज, ये आपको बाला ताक रखिए आप थोड़ी देर के लिए, अरबों के लिए, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुसलमानों के लिए, इनका सिर्फ और सिर्फ नज़्बुल ऐन सिर्फ धंधा बेहतर करना नहीं है। मन्नान साहब, इससे ये बात तो ठीक है, मतलब आप बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, तिजारत के हवाले से बात कर रहे हैं, वो एक अपना मामला है। अब जिस तरह से आपने गज़ा की बात की, फ़लस्तीन की बात की, तो अब जो हमारे जो अगर हम वेस्ट में देखें, ख़ुद खलीज अरब के बहुत सारे जो मुबस्सिरीन को एनालिस्ट जो हैं उनकी बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल ये किया जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें अचानक नहीं हो सकती। ठीक है, लोगों में गम व गुस्सा है कि किस तरह से गज़ा में सूरत हाल है, और ये वो शख्स है यानी या फिर ये वो अमरीकी सदर है, चाहे वो कोई भी सदर हो, ट्रंप हो या फिर इससे पहले बाइडन हो, इन्होंने हमेशा
और उससे पहले वाले भी हों, सारे अमरीकी सुदूर हों, सारी अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट हो, इन्होंने हमेशा साथ दिया जुल्म का, यानी इजराइल का इन्होंने साथ दिया, और जितना भी गाजा में जो बर्बरियत हो रही है उसके जिम्मेदार यही हैं। तो इस एतबार से तो मुस्लिम दुनिया में तो किसी सूरत जो है आम सतह पर तो कोई भी जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा कि इनके साथ जो है मज़ीद जो है जो रिश्ते हैं, जो ताल्लुक़ हैं, चाहे वो तिजारती हों, कोई भी हों, उनको जो है मजबूत किया जाए। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ तब्दीली ला रहे हैं, ये मेरा सवाल है। क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ तब्दीली ला रहे हैं? थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए आप जी। डोनाल्ड ट्रंप कोई तब्दीली नहीं आ रहे हैं, वहाँ यहूदियों का गलबा है एडमिनिस्ट्रेशन पर, बिजनेस पर, सबको पता है। बोइंग किस कंपनी की है, उसके शेयर होल्डर्स कौन है, उनका आप अगर आप निकाल के प्रोफाइल देंगे पूरा आपको पता चलेगा। कंप्लीट यूएस इकोनॉमी यहूदियों के हाथ में है। क्योंकि ट्रंप ने कहा कि फ़लस्तीन रियासत भी बननी चाहिए, ये हालिया दिनों के उनके बयानात है। और अभी यानी अक्सर और बेशतर उन्होंने किया ये कि पहले इजराइल का दौरा करते, फिर सऊदी अरब का करते, लेकिन इस मरतबा खलीज अरब का कर रहे हैं, तो इजराइल का नहीं कर रहे हैं फिलहाल अगर हम बात करें। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके हवाले से ये कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि भाई गाज़ा का भी मामले का कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में हल हो सकता है। जिस तरह से रास्त तौर पर हमास से बातचीत की और इजराइल को जो है साइड लाइन रखा, तो ये वो चीज़ें, ये वो अलामतें समझी जा रही हैं कि क्या कुछ आने वाले दिनों में। अभी अगर हम देखें यौम नकबा के हवाले से इजराइल ने जो शिद्दत की यानी जारहाना कार्रवाइयाँ की, बल्कि क़त्ल-ए-आम किया, उसमें 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अभी की बात हम कर रहे हैं, तो होना तो ये यकीनन ये चाहिए था कि गाज़ा के हवाले से बात हो और इस हवाले से जो है मामले को जो है आगे किया जाए। और जब अमरीकी सदर आते हैं तो उस वो तो मौका होता है, लेकिन ठीक है, अरबों की तो ये पुरानी रविश रही है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है। अरब हुक्मरानों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? कुछ मेरा सवाल ये है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। जी बाकर भाई, मेरा एक सिंपल सा सवाल है जी कि क्या पूरे अरब ममालिक, मिसाल के तौर पे आप सऊदी में गए, आप कतर में गए, आप यूए में गए, क्या है वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ यूएस गवर्नमेंट मिलके कोई जॉइंट स्टेटमेंट दी कि गाजा का मसला हल होना चाहिए, फलस्तीनियों का मसला हल होना चाहिए, यमन का मसला हल होना चाहिए, सीरिया का मसला हल होना चाहिए? क्या किसी ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है? आप एक पपेट गवर्नमेंट को, पपेट नहीं, वो तो अरब लीग की बात, ओआईसी की बात करें तो आ जाता है उनके पास, इतना तो रिवायती बयान आ जाता है उनका, भले ही इसमें कोई दम ना हो। जी आया भी है। आप देखिए कंप्लीटली, अगर आप देखें तो मुझे अच्छा याद है, आज से 5 साल पहले आई थिंक कोविड के टाइम में एक रिपोर्ट छपी थी, वी डेम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर, उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खत्म हो रही है, स्लोली खत्म हो रही है पूरे जगह में उनकी गवर्नमेंट। और स्पेशली उन्होंने रेफरेंस दिया था मिडल ईस्ट का। मेरे एक दोस्त हैं मिडल ईस्ट में, उनसे बात हो रही थी मेरी, लेबनानी है, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि अरबी में कहा कि भाई खल्ली वल्ली अरबों के बारे में बात मत करो, अरबी आम आदमी के बारे में बात मत करो। अभी जो धंधा है वो पूरा जो धंधा चल रहा है, यानी एक आम आदमी की, आप बताइए 56,000 के ऊपर फलस्तीनी मरे हैं, शहीद हुए हैं। आज आप उनके बारे में एक रेजोल्यूशन पास करने के बारे में बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ धंधे की बात करते हैं, बोइंग को हमने इतने का ऑर्डर दिया और फना का दिया। तो क्या आप मुसलमानों का और अरबियों का और फलस्तीनी जानों की कोई अहमियत नहीं है? जख्मियों की यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि एक पूरी जनरेशन गुजरेगी माल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम हो रहा है, एक जनरेशन लगेगा। एक जनरेशन का मतलब समझते हैं आप? 50 इयर्स का जनरेशन की बात कर रहे हैं। 50 साल लगेंगे उन लोग जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हुए हैं। पानी नहीं है उनके पास, दवाएं नहीं है उनके पास, किस तरीके से रह रहे हैं। आप रोज देख रहे हैं हमारी पूरी जो नर्व्स है वो सुन्न हो गई है। आज हम किसी के दर्द का एहसास नहीं कर पा रहे हैं, उनके दर्द का, लेकिन उनके साथ बीत रहा है। उनके साथ लोग क्या देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि अरब खुश है तो अमेरिका खुश है, अमेरिका खुश है तो अरब खुश है, तो ये बात ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। और वैसे भी अरब हिस्ट्री को आप निकाल के देखिए, अरब हुक्मरान, मरान साहब, अरब हुक्मरानों की बात करें जो आज जो है मतलब इख्तिदार पर फायज हुए हैं, दरअसल अगर आप अरब अवाम की बात करें तो वो पहले भी उनकी बात हो या फिर आज की भी बात हो, यकीनन अरे देखिए बागर भाई, अरब ममालिक की पूरी हिस्ट्री निकाल के देखिए, सिर्फ खून खराबा है। नहीं, ये तो बात गलत हो जाएगी। ये नहीं मन्नान साहब थोड़ा सा मन्नान साहब इसको थोड़ा सा मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करिए। देखिए अरब की बात करें तो बहुत ज्यादा एक अलग बात हो जाएगी। आप मतलब आप शाही हुकूमतों की बात करें, आप जो अभी जो इख्तिदार पर बैठे हुए उनकी बात करें, लेकिन अरब अगर बात करेंगे ओवरऑल आप खून खराबी की, वो बिल्कुल अलग सी सारी दुनिया में हो तो। जी नहीं
मतलब माने अलग हो जाएंगे। मनान साहब आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं ठीक है, अगर आप आप अभी के जो रोलर्स हैं उनकी बात करें, अभी के जो रोलर्स हैं उनकी बात करें। जी जी। मैं 95 में खतर गया। जी जी। खतर में वो जमाने में जिस दिन मेरी टिकट बुक हुई उस दिन वहाँ के राजा कोई और थे। जिस दिन मैं वहाँ पहुंचा 3 दिन के बाद वहाँ पे नए जो है रूलर कोई और थे जी। समझे आप। सऊदी में आप निकाल के देखिए कितनी नजरान की आप फाइट निकाल के देखिए, हिस्ट्री पढ़िए, पूरा ये है। आपको बहरीन निकाल के देखिए, बहरीन में वो है। हाँ मनान साहब, बोल रहा हूँ कि मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो सल्तनत उस्मानिया के बाद या फिर वो जो सुनहरी दौर हुआ करता था अरबों का, मुस्लिम दुनिया का और मुस्लिम हुकूमतों का, यानी एक ऐसा पीसफुल जिसमें हर किसी को जो है पूरी अच्छी तरह से जो है जीने की आज़ादी थी। अगर फ़लस्तीन ही की बात कर लें तो वहाँ पर यहूदियों को भी पूरी जो है आज़ादी के साथ रहने का पूरा इख्तियार था और उन ईसाइयों को भी पूरा इख्तियार था, ना उसमें वहाँ पर कत्ल था ना किसी पर ज़्यादती थी। मतलब आराम के साथ जो है मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी जो है मिलजुल कर ख़ुद फ़लस्तीन में रहते थे। ख़ुद अगर हम यमन की बात करें वहाँ पर आज भी यहूदी रहते हैं। सारे आलम अरब की बात कर लें तो इनकी फतूहात जो है किस तरह की थी। लेकिन अभी जो आप 100 साल की बात अगर करेंगे सल्तनत उस्मानिया के बाद से जो ये रोलर्स आए, हाँ इनकी जो है खलफशार रही है और इनकी डिक्टेटरशिप रही है और इनमें आपसी जो है मखासमतें रही हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है क़त्ल व गारत रहा, ये बात दुरुस्त है। लेकिन बहरहाल अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब ये जो चेंज अब हम देख रहे हैं, इस हवाले से हमारा सवाल है कि अब क्या हम जैसे अब थोड़ा यानी ब्रेक का वक्त हो रहा है मनान साहब, उसके बाद फिर हम ख़तर के साथ जो है क्या टाई अप्स हुए हैं और फिर अब यूएई का भी जो है इनका दौरा है और फिर इसके साथ साथ यानी भारत के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है उस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। आज के प्रोग्राम का उन्वान हमने दिया है ट्रंप की पॉलिसी खलीज अरब से बर्र सग़ीर तक किस तरह की पॉलिसी है और इसमें क्या हम मुमासिलत या यकसानियत देख रहे हैं किसी साबिक़ अमरीकी सदर की पॉलिसी के तहत, या फिर क्या हम इसमें तब्दीली देख रहे हैं और उसके असरात क्या होंगे, चाहे वो खलीज अरब की बात करें या फिर बर्र सग़ीर की बात करें। एक तरफ जो है आप ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान भी हमारे क़रीब है, पाकिस्तान भी हमारे क़रीब है, लेकिन फिर उसके बाद आपकी पॉलिसी आपके बयानात जो आ रहे हैं वो मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल अभी मैं चाहूँगा कि कुछ ख़तर की झलकियाँ भी हम देखें क्योंकि ख़तर का भी डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा किया। आपको बता दें कि सजे हुए ऊँटों की कतारें, गाड़ियों के साथ भागते हुए घोड़े, जदीद साइबर ट्रक्स और इन सब के दरमियान एक गाड़ी में सवार अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ये यकीनन किसी मुग़ल बादशाह के अपने महल में आमद की तफसीलात मालूम होती हैं, लेकिन दरअसल ये अमेरिकी सदर का क़तर के दारुल हुकूमत दोहा में शानदार इस्तक़बाल का मंजर रहा। जैसे ही सदर ट्रंप का तैयारा क़तरी एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो उसके इस्तक़बाल के लिए फ़िज़ा में क़तरी जेट्स मौजूद रहे। आपको बता दें कि यानी फ़िज़ा से ट्रंप का इस्तक़बाल किया गया क़तर में, यानी ज़मीन पर उतरने के बाद नहीं बल्कि फ़िज़ा में ही इनका जो है यानी इस्तक़बाल रहा जेट्स के ज़रिए। जब सदर ट्रंप का एयरफोर्स 1 तैयारा दोहा में लैंड हुआ तो क़तरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने ख़ुद इनका इस्तक़बाल किया, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान पुरतकल्लुफ़ बातचीत हुई जो वाइट हाउस की जानिब से शेयर की गई। ट्रंप शेख अमीर सानी से कहते हैं कि हमारी बहुत खूबसूरत दोस्ती है। उन्होंने महल की दीवारों की जानिब देखते हुए कहा कि आपकी जगह बहुत खूबसूरत है, तामीरात के शोबे से ताल्लुक़ रखने की वजह से मुझे यहाँ बेहतरीन मार्बल दिखाई दे रहा है, इसे आप परफेक्ट कहते हैं। आपका मुल्क बहुत खूबसूरत है और इस्तक़बाल में ऊँटों के लिए भी शुक्रिया, हमने एक तवील अरसे से ऊँट नहीं देखे थे। सोशल मीडिया पर कई सारिफिन क़तर की जानिब से अमरीकी सदर के इस शाहाना इस्तक़बाल पर तबसरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक सारिफ ने क़तरी अमीर की जानिब से हवाई अड्डे पर डोनाल्ड ट्रंप के इस्तक़बाल की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि क़तरी अमीर जिस सदर की इज़्ज़त करते हैं इनका इस्तक़बाल ऐसे करते हैं। एक और सारिफ ने सदर ट्रंप के काफ़िले के साथ चलते घोड़सवारों की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये किसी फ़िल्म का सीन लगता है। ख्याल रहे डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे पर मौजूद हैं।
क़तर से पहले वो सऊदी अरब गए, जहां उन्होंने मुतअद्दिद कई मुआहदे किए। क़तर में अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि क़तर के कौमी एयरलाइन क़तर एयरवेज़ अमरीकी कंपनी बोइंग से 96 अरब डॉलर्स मालियत के 210 तैयारे ख़रीदेंगे, और भी कई मुआहदात किए गए हैं। बहरहाल मैं मन्नान साहब आपसे जानना चाहूँगा कि सऊदी अरब, उसके बाद क़तर, फिर उसके बाद वो यूएई पहुँच चुके हैं। जी मन्नान साहब। नहीं, जो अभी आप देखिए, अगर आपको एक रीजनल बैकग्राउंड बताऊं, ये पूरे इसमें अगर आप देखें, जैसे आप तैयारों के डील के बारे में बात कर रहे थे, अगर आप पूरा देखें, इस वक्त सऊदी अरेबिया, यूएई और क़तर, ये तीन हैं जो इंटरनेशनल लेवल एविएशन मैप पे कॉम्पीट कर रहे हैं नंबर 1 बनने के लिए। जी जी। इस वक्त इमिरेट एयरलाइंस आप देखिए नंबर 2 है, नंबर आप अगर देखें टोटल उनकी रैंकिंग वगैरह देखें आप इंटरनेशनल की, तो उस वक्त नंबर 2 पे है। नंबर 1 अभी भी JFK एयरपोर्ट है, अभी भी वही चल रहा है। उसके बाद सेकंड सबसे हाईएस्ट अगर आप स्काई ट्रैक्स के अवार्ड देखें या कहीं भी देखें, तो वो है क़तर एयरवेज। फिर ये दोनों को हट के अगर आप देखें तो सऊदी एयरलाइंस जो है वो एक्सपेंड करता जा रहा है, अपनी पूरी टूरिज्म की कैपेसिटी पूरी जितनी हो सकती है, उन्होंने टारगेट दिया हुआ है कि 2030 तक हम इतने कनेक्शंस करेंगे, हमारी इतनी सिटीज में कनेक्शन होंगे। तो ये ओवरऑल कंपटीशन के लिए ये वर्क कर रहा है, और इसका पूरा बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? या तो एयरबस को मिलना चाहिए या बोइंग को मिलना चाहिए। अभी कंप्लीटली बोइंग को मिल गया है, अभी एयरबस को भी इन्होंने पहले दिया हुआ है। तो अरब जो है, जो जितने भी एविएशन के जो अपनी जो उनकी मॉडल है या उनका जो एम्बिशन है, उसमें दोनों को भी खुश करके रखे हुए हैं, यूरोप को भी खुश करके रखे हुए हैं, अमेरिका को। अब मेरी नजर में जो आइंदा आने वाले दिनों में जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो साथ थी उनकी, वो खत्म होती जा रही है, बिल्कुल आखिरी स्टेज में है वो। और कंप्लीटली पूरा बिजनेस डोमिनेशन, एविएशन डोमिनेशन कंप्लीटली अमेरिका के हाथ में हो गया है। अमेरिका लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है, फिर सेकंड आपका लार्जेस्ट एविएशन मार्केट आपका चाइना था, उसके बाद इंडिया था। आप इंडिया के बारे में खाली अब जिस तरीके का माहौल कर रहे हैं, इवन इंडिया मैं मन्नान साहब इंडिया की तरफ आएंगे बिल्कुल। अब मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा सीरिया का भी जायज़ा ले लें। जिस तरह से आपने कहा कि एविएशन की बात की, और फिर डोनाल्ड ट्रंप, यानी अमेरिका और यूरोप के अगर ताल्लुकात की बात करें तो बिलखुसूस यूक्रेन के मामले में दोनों, यानी ये यूनियन है और इधर अमेरिका है, इनके दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की बिलखुसूस जिस तरह से यूक्रेन के हवाले से, यूक्रेन के मामले में जो उन्होंने अपनी पॉलिसी अख्तियार की, उसको यानी जंग बंदी या जंग को ख़त्म करवाने के साथ साथ, यानी यूरोप में ऐसे देखा जा रहा है जैसे वो राज तौर पर रशिया का साथ दे रहे हों, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल यह तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यूरोप से उसने अपने आप को अलहदा कर लिया इस जंग के मामले में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये जो जंग है ये ख़त्म होनी चाहिए। और उन्होंने यूक्रेन के बिलखुसूस सदर को बड़ा जो है जिम्मेदार करार दिया। और हालिया दिनों जिस तरह से उन्होंने, यानी यूक्रेन के सदर की जो हतक आमेज़ जिसको समझा गया, जिस तरह से उनसे बातचीत हुई और जिस तरह से उन पर जो है मुसल्लत करने की कोशिश की गई, अमेरिका जो कुछ कहना चाहता था या फिर जो जंग में जो कुछ मामला रहा यूक्रेन के सदर का, तो बहरहाल इस वजह से यूरोप से अमेरिका दूर ज़रूर हुआ है। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अरबों के साथ जो पहले ही से ताल्लुकात रहे हैं, इसको मज़ीद जो है एक यानी उसकी तजदीद की जाए, उसको मज़ीद जो है मजबूत बनाया जाए, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जियोपॉलिटिकली भी बहुत सारी चीज़ें हम अमेरिका की देख रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं ऐसा मालूम होता है कि फिर से यानी इजरायली मफादात को जो है कहीं ना कहीं चलते चलते वो पूरा करते हैं, जिसकी मिसाल शाम के हवाले से, सीरिया के हवाले से। तो मैं आपको बता दूं, मैं पैनल से भी चाहूँगा कि सीरिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो जो है सीरिया की कुछ झलकियाँ जो है आपको बताएं। तो बहरहाल आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इनकी इंतज़ामिया अब शाम के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के इम्कानात तलाश कर रही है। इनका यह बयान शाम के अबूरी सदर अहमद अश-शरा से मुलाकात के फौरी बाद सामने आया। ये गैर मामूली मुलाकात, जिसका चंद माह पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, मुख्तसर रहा लेकिन बड़ा अहम रहा, इसको बड़ी अहमियत से देखा जा रहा है। माजी में अल-कायदा से वाबस्ता अहमद अश-शरा से रियाद में
37 मिनट तवील मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल में इनमें सलाहियत है। यानी जो अल-कायदा का साबिक़ में जो है एक बड़ा जो है एक अहम जो है हम ये कहेंगे कि वाबस्तगी शख्स की रही अहमद अश-शरा की, उसकी तारीफ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। माजी में जिस तरह से मैंने बताया, अमेरिका की जानिब से शामी रहनुमा के सर के लिए $1 करोड़ का इनाम यानी रखा गया था, जिसको दिसंबर में ख़त्म किया गया, और उसी के साथ ये मुलाकात हो रही है। तो सोचने वाली बात है कि क्या मामला होगा जिसके तहत इनको तस्लीम किया गया, उनसे मुलाकात की गई और उनकी तारीफ भी की जा रही है। रियाद में सऊदी शाही महल में गुफ्तगू की वीडियो फुटेज में ट्रंप और अहमद अश-शरा दोनों एक मुतरजिम के ज़रिए बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं। तो बहरहाल सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के यानी बिल्कुल बाजू में ये बैठे रहे, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने टेलीफोन पर इनका साथ दिया। देखिए यहाँ पर यह भी सोचने वाली बात है कि यहाँ पर शाम में जो तब्दीली आई, इसमें एक जानिब अरब हुक्मरान, दूसरी जानिब तुर्की और फिर इनके ऊपर अमेरिका रहा है। ये वही यानी सदर हैं सीरिया के जिन पर जो है अमेरिका ने इनाम रखा था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तस्लीम किया कि इन ही दोनों रहनुमाओं ने इन्हें शाम से अमेरिकी पाबंदियां उठाने पर भी ख़ायल किया। यानी मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने जोर दिया कि शाम पर जो पाबंदियां हैं अमेरिका की जानिब से, उनको बर्खास्त किया जाए। यानी अभी तक यानी बशारुल असद के रहने तक भी शाम पर पाबंदियां थीं और वहाँ के लोग किस तरह के मसाइल से दो चार थे, लेकिन तब किसी सूरत नहीं कहा गया। मंगल की रात रियाद में अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के एक बड़े फोरम में ट्रंप के अचानक ऐलान पर इन्हें खड़े होकर दाद दी गई। ये बात माजी में ट्रंप की मुतअद्दिद सोशल मीडिया पोस्ट के बिल्कुल बरक्स थी, जिनमें वो अक्सर कहते हैं कि अमेरिका को शाम में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन शाम से पाबंदियां बर्खास्त की गईं। ट्रंप ने बाद में अपने पहले 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अपने आला सतही अमरीकी वफद के साथ सफ़र करने वाले सहाफ़ियों को अश-शरा के बारे में बताया था कि वो एक सख्त जान आदमी हैं जिनका माजी बहुत सख्त रहा है। देखिए, पहले चंद माह पहले इनके ये अल्फाज थे और आज ठहर कर वो कह रहे हैं कि इनमें कुछ तो काबिलियत है। बहरहाल इनके मुल्क से जो है पाबंदियां बर्खास्त करनी चाहिए। अश-शरा का इस्लामी ग्रुप हयात तहरीर शाम HTS पहले अल-कायदा से वाबस्ता था, ताहम उन्होंने बाद में 2016 में इस तंजीम से ताल्लुक़ तोड़ लिया। HTS को अब भी अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और बरतानिया ने दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। दिसंबर में इख्तिदार संभालने के बाद से अश-शरा मगरबी सूट पहन रहे हैं और ख़ुद को तमाम शामियों के सदर के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शाम की अबूरी हुकूमत में समाजी उमूर की वज़ीर यानी वज़ीर हिंद ने कहा कि तारीकी में अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। उन्होंने BBC के न्यूज़ प्रोग्राम को बताया कि वो अपने यौम आज़ादी के बाद से पाबंदियों में नरमी का मुतालबा करते रहे हैं। अमेरिका के शाम से पाबंदियां हटाने के फैसले ने एक ऐसे मुल्क में जश्न का माहौल बना दिया है जहां एक दहाई से ज़ायद अरसे की खाना जंगी और शदीद मसाइब के बाद 90% शामी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जी इमरान साहब, यानी शाम पर से पाबंदियां इस मर्तबा के दौरे में अगर हम देखें तो उठा ली गई हैं। अब तक यानी इतने एक दहाई, बिलखुसूस अगर हम बात करें खाना जंगी जो शाम में रही है, किस तरह से तबाह व ताराज किया गया शाम को, लेकिन बहरहाल अहमद अश-शरा आने के बाद वो सारी खराबियां शाम से जो है हट गई। जी बागर भाई, मैं आज एक शेर पढ़ रहा था जी, गालिब साहब का शेर था कि है तुमको मस्जिद में देखकर ऐसा क्या हुआ कि तुमको खुदा याद आ। तो आप जिस तरीके का माहौल देख रहे हैं, हर आदमी, हर अरब मुमालिक अमेरिका 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 कर रहा है। जो कल तक यूरोप के कंप्लीट अमेरिका के खिलाफ थे, यूरोप की गोद में बैठे हुए थे, आज यूरोप को धक्का दे चुके हैं जी। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे शाम हो, सोकल्ड हुकूमत हो, जो भी हो, लेबनान हो, जो भी, सभी इनडायरेक्टली। आज किसी को कोई याद नहीं आ रहा कि लेबनान में खाना जंगी हुई थी,
यही शाम यहूदियों में, की तरफ जी से हुई थी, जी जिनके शाम में भी हुई थी, जी लेबनान में भी हुई थी। आप जी हाँ, अगर देखें लेबनान में किस बिल्कुल जमाने बिल्कुल, में हालात वहां पर खूबसूरत शहर बिल्कुल था, बहुत खराब रहे। उसको बोलते थे इतना खूबसूरत शहर था, जी हाँ, पेरिस ऑफ द मिडल ईस्ट बोलते थे। जी आज आपने उनको सबको खत्म कर दिया है। हम्म, आज आपको सिर्फ वो ममालिक के टूरिज्म डेवलप हो रही है जो जो ममालिक का डोनाल्ड ट्रंप विजिट कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो यूएई हो, जी कंप्लीट वो करें। आप सीरिया को डेवलप करेंगे, आप जैसे बोल रहे हैं, जैसे अभी आपने वीडियोस वगैरह प्ले किए हैं, भी किए हैं, आप सीरिया को कैसे, आपने खुद तबाह कर दिया उसको, एक अच्छे से शहर को, सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट हेरिटेज, सिटी जी इन हाँ द वर्ल्ड रख के जी हाँ, आपने खत्म कर दिया। अलीपो को खत्म कर दिया आपने पूरा। आप वहाँ पे इस्लामिक, अगर आप देखें, रिलीजियस बहुत हमारी सारी जो है इम्पोर्टेंट वो चीजें हैं, आपने उनको खत्म कर दिया। मुकद्दसात थी और जी यही मुसलमान हुक्मरान जो भी अरब ममालिक के हैं, उन्होंने खामोश बैठे रहे। बशर अल असद के जमाने में आपने क्या किया? बशर अल असद जाने के बाद ऑल ऑफ ए सडन आपको सीरिया याद आ गया। अगर आप सोचे थोड़ी देर के लिए, क्या क्या इतने सालों से वो लोग लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? आप जी अपनी पॉलिटिक्स चेंज कर रहे हैं, कठपुतली बना के रखे हुए हैं आप अपने अपने मफाद के लिए। जी तो अगर हम अब ये सोच के तस्वुर करके चल रहे हैं कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और अरब ममालिक के बीच में जो फ्रेंडशिप, द सो कॉल्ड फ्रेंडशिप हो गई है, तो इससे अरब मसला हल हो जाएगा, फलस्तीनियों का मसला हल हो जाएगा, इसराइल वीक हो जाए, इसराइल तो इससे और स्ट्रांग होगा। नहीं, इसराइल को तो आप यही तो देखिए, कहा जा रहा है कि जब से अहमद अश-शरा की वो हुकूमत में आए हैं, तब से इसराइल में तो यानी जश्न है कि शाम पर भी अमलन उन्होंने जैसे कब्जा कर लिया हो, क्योंकि उनकी बिल्कुल जिस तरह की दरअंदाजियां हुई हैं, जिस तरह की दमिश्क तक उन्होंने कार्रवाइयां की हैं, हमले किए हैं, और बफर जोन को अपने उसकी जो है लिमिट्स को उन्होंने बढ़ा कर लिया है। और ऐसा ये कहा जा रहा है कि अमलन इसराइल जो है इनडायरेक्टली जो है हुक्मरान हो गया है शाम का भी, बशर अल असद के जाने के बाद। जी जी, बाकर भाई, मैं आज मेरे दोस्त से बात कर रहा था, सीरियन है, तो जी उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे सराहतन पूछा कि भाई ये तुम्हारे पास मसला ये चल रहा है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पास सॉल्व हो रहा है। तो उसने अरबी में मुझे कहा कि खल्ली वल्ली, खल्ली वल्ली से मुराद ये कि छोड़ो ये सब कचरा चीजें हैं। यानी उनको खुद इस चीज से तवक्को नहीं है कि हालात बेहतर होंगे। उनको खल्ली वल्ली जब वर्ड यूज करते हैं, तो बोलने का मतलब अगर इससे हालात और अबतर भी हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि शारा आने से मामला हल हो जाएगा, तो शारा के ऊपर कोई और आएगा, वहां पे भी बगावत होगी। कोई इंटरनल, आपको अगर किसी को सूट वूट पिना के बिठा देंगे और नहीं, अब तो नहीं होगा मन्नान साहब, अब तो बिल्कुल नहीं होगा, इस वजह से कि इनके मफादात की तकमील, यानी मामला बशर अल असद के रहने के वक्त अब वो बशर अल असद की डिक्टेटरशिप क्या थी, मजालिम क्या थे, और दीगर कितने जो है यानी बड़े इंसाफ पसंद डिक्टेटर्स हैं, तो ये बहस हम अलग कर देते हैं इसको। लेकिन जब तक बशर अल असद थे तब तक मामला ये था कि फ़लस्तीनियों को किसी ना किसी तरह से ईरान के ज़रिए वाया सीरिया मदद मिला करती थी, लेकिन अब वो मदद बंद हो चुकी है। अब यानी इसराइल को ये सहूलत हो गई कि अब ख़ुद अहमद अश-शरा ने बिलवास्ता तौर पर इसराइल के हवाले से यानी एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया और ये कहा कि हम हर किसी से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, हम किसी सूरत में जो है इस खित्ते में किसी के लिए ख़तरा नहीं बनेंगे। ये उन्होंने तमानियतें सबको दे दी हैं। जी, ये तो बिल्कुल क्लियर कट ये है कि वो इसराइल के खिलाफ बात नहीं करेंगे। जब आप इसराइल की तायद की बात करेंगे, तो आपको स्टेट बिल्कुल हर चीज मिलेगी, आपको $1 बिलियन का आपको सब चीज मिलेगी। आप बादशाह की आप फेवर में बात करते रहेंगे, तो आप ऑफिशियल स्पोक्समैन रहेंगे, आपकी वाह वाह होगी। आज आप किसी अरब ममालिक के बीच में बशर अल असद के बारे में बात करते हुए सुना आपने? कहीं भी कहीं नहीं सुना। बशर अल असद जिंदा है, मर गए हैं, क्या नहीं, ठीक है, बशर अल असद से क्यों करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो कांटा था बशर अल असद, और उनका जो है उनसे मुखालिफत थी। बशर अल असद जो है अब पनाह लिए हुए हैं रशिया में, और बहरहाल उन्होंने छोड़ दिया। बहरहाल हम यही कह रहे हैं कि हम बशर अल असद के कोई यानी इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि कोई तायद की या हिमायत की, ना किसी और डिक्टेटर की हम जो है तायद या मुखालिफत की बात करें। सारे डिक्टेटर हैं जी, सारे डिक्टेटर्स हैं, उनकी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ जी जी। उनके वेयरअबाउट्स के बारे में, वो इतने टन सोना उनके पास है, वो लेके चले गए जहाज में, कहाँ है वो? उनके बारे में कोई मीडिया को नहीं, वो रिपोर्ट करते हुए सुना वेस्ट में? मैं रिपोर्ट की रोजाना तलाश कर रहा हूँ कि मुझे उनके बारे में कोई खबर मिले कि वो रशिया में है,
वो इसराइल में है। ठीक है, बशर अल असद को तो हटाना था, मन्नान साहब, हटा दिया गया। अब जिसको बिठाना था वो बड़ा अहम है, जिसको बिठाना था, जिसके बाद हुआ ये। अब बशर अल असद क्या लेकर गए, नहीं लेकर गए, लेकिन एक चीज़ ये हो गई कि बशर अल असद के जाने के बाद यहाँ पर खित्ते में इसराइल को थोड़ा सा फ्री हैंड हो गया मामला। और फिर साथ ही साथ हमास को जो मदद कहीं ना कहीं वाया सीरिया मिला करती थी, क्योंकि सरहदात लगती हैं, गोलान की बात कर लें, ठीक है, गाज़ा जिस तरफ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से सीरिया के ज़रिए गाज़ा वालों को सहूलत और बहुत सारी चीज़ें, इमदाद रसानी, और इवन ये भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ ऐसे भी जो है यानी खुफिया रास्ते थे जिसके ज़रिए गाज़ा वालों को यानी इमदाद रसानी हुआ करती थी, जो अब बंद हो गई है अहमद अशरा आने के बाद। ये बड़ी अहमियत की बात है जी। ये बिल्कुल देखिए, आप कंप्लीटली फलस्तीनियों को आगे, अगर आज वो कई लोगों को किडनैप करके रखे हुए हैं यहूदियों को जी, तो वो उनको मालूम है, लेकिन जो ये जो जितने राजदार थे उस राजदार में से एक राजदार बाहर आ गया, तो क्या आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि उस राजदार ने कोई और कुछ नहीं देगा? जिस तरीके की उसको वेलकम मिल रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं जी बिल्कुल। क्या क्या। अब मनान साहब, हम जो है अपने मुल्क की भी बात करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वैसे बड़े मोहतात अंदाज में जो है करने की ज़रूरत है। वैसे अपोजिशन की जानिब से ज़रूर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो कश्मीर के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा, या फिर जिस तरह से जंग बंदी के हवाले से सबसे पहले मुबैना तौर पर उनका जो बयान सामने आया कि जंग बंदी का ऐलान उन्होंने किया, तो इसको लेकर मुल्क में अपोजिशन काफ़ी सवालात जो है मोदी सरकार से कर रही है। लेकिन इसी दरमियान ये जो एक नई बात सामने आई है वो ये है कि टैरिफ के हवाले से भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात जारी हैं। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के CEO को भारत में एप्पल की मसनूआत तैयार करने से मना किया। ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं भारत में बनाएं, वो खुद देख लेंगे, यानी भारत खुद देख लेगा। इसके अलावा ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि भारत ने कई अमेरिकी जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर सिफर यानी ज़ीरो यानी टैरिफ लगाने की पेशकश की, यानी फ्री कर देने की पेशकश की। इस तरह का उन्होंने जो है दावा किया। और फिर साथ ही साथ खबर रसां इदारे रॉयटर्स की अगर हम बात करें तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिकी अशिया पर टैरिफ कम करने की भी यानी इससे पर भी जो है रजामंदी जाहिर की है, क्योंकि भारत दरामदी टैक्स से मुतालिक मुआहदा चाहता है। तो जुमेरात को क़तर में कारोबारी यानी जो लीडर्स थे और दीगर जो है ओहदेदार थे, उनके साथ एक प्रोग्राम को मुखातब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने हमें एक मुआहदे की पेशकश की है। बहरहाल इस पर भी अब किस तरह की सियासत होगी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो एप्पल के हवाले से कहा है, मनान साहब क्या मतलब कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी? नहीं बिल्कुल, ये तो क्लियर ये और मनान साहब, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि बड़ा मोहतात अंदाज में बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त चाहे वो जंग बंदी का मामला हो, चाहे वो कश्मीर के मामले पर जो कुछ उन्होंने कहा है उस मामले पर हो, चाहे अब ये जो इस हवाले से यानी ये तो तिजारत का मामला है, लेकिन इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप क्या भारत को बोलना क्या चाहते हैं, जबकि भारत की जानिब से बहुत सारी उमंगें, बहुत सारे जज्बात, बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं डोनाल्ड ट्रंप से जी। नहीं, आम एतबार से गवर्नमेंट जब आई थी उन्होंने ये बोला था कि एप्पल शिफ्ट करेगा, बहुत बड़ी यानी हमारी एक जीत है, पता नहीं किस किस्म की बातें की, लेकिन आज तक जो है एप्पल के प्रोडक्ट्स कौन से उसके जो कंपोनेंट्स है वो कहाँ पे बनते हैं आज तक किसी को पता नहीं है। 90% लोग ये बोलते हैं कि 90% प्रोडक्ट्स चाइना से बन के आते हैं, और क्योंकि चाइना से उनको शिफ्ट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी कुछ चेंजेस आई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया को आएंगे। लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है कि इंडिया में नहीं आना चाहिए, तो क्लियर वार्निंग है इंडिया की कि उनके जो ताल्लुकात है, जो मोदी साहब ने उनको इलेक्शन के टाइम पे लाए थे, बड़ौदा में, गुजरात में घुमाए थे, लेकिन आज वो कम्प्लीटली ट्रेड पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। आज चाइना के ऊपर आप टैरिफ लगाते हैं, 90 डेज के अंदर आप चेंज भी कर देते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते हैं। आज आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बारे में बात ही नहीं करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो अगर आप ये तस्वीर यानी हम तो ऐसा देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बजाय जो है हमारा साथ देने के, कभी जो है वो पाकिस्तान की जो है इनडायरेक्टली जो है बात करते हुए नजर आ रहा है, कभी जो है चाइना की जो है इनडायरेक्टली जो है बात करते हुए, या फिर उनके मफादात
का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इस तरह की पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है आपको? बाकर भाई, एक चीज में बिल्कुल क्लियरली एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री में ये मेरे को जो बात खटकती रही है वो ये है कि अमेरिका बोल रहा है कि हमने मदाखिलत की है, हमने इंडिया पाकिस्तान को मिलकर सुलह के लिए राजी किया है, सीज फायर के लिए राजी किया है। मोदी साहब बोलते हैं कि कोई किसी की मदाखिलत नहीं हुई, कोई किसी की मदाखिलत नहीं हुई, और वो डायरेक्टली जो है डोनाल्ड ट्रंप को कंडेम नहीं करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बोलना चाहिए था या ये बात गलत है। ये तो सवाल अब किया जा रहा है पोजीशन से। जी हाँ, आप बोलते रहिए, आप पॉलिटिक्स में आपको हक है पूरा, आप बोलते रहिए कि कोई किसने पहली मर्तबा, पूरा वर्ल्ड लिख रहा है, पूरा वर्ल्ड लिख रहा है, पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि पहली मर्तबा हिंदुस्तान की तारीख में कोई तीसरा मुल्क आपस की दोनों की लड़ाई में अमेरिका मदाखिलत किया है। कभी किसी में 1964 में, 71 में, कोई भी वॉर में अगर आप देखें, कभी इंडिया के और दूसरे ममालिक के, चाहे चाइना हो और पाकिस्तान हो, कभी किसी ने मदाखिलत नहीं किया। आज आप वो कर रहे हैं, और आप जिस किस्म के बयानात अगर आप देख रहे हैं, आप ये छोड़ दीजिए, बयानात छोड़ दीजिए, जिस किस्म की जो पॉलिटिक्स इंडिया में चल रही है, जिस किस्म के मिनिस्टर्स बयान दे रहे हैं मुसलमान एक ऑफिसर को हैंडल करने के बुनियाद पर, सूफिया कुरैशी के हवाले से बिल्कुल अदालत ने, जी आप देखिए जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको सरजनिश कर रहा है मिनिस्टर की, और मिनिस्टर उसको जवाब नहीं देता, और उसके लिए ना प्राइम मिनिस्टर बयान देता है, ना होम मिनिस्टर बयान देता है, ना डिफेंस मिनिस्टर बयान देता है, सबकी चुप्पी लगी हुई है, पार्टी वो कर दी है। आप क्या करना चाहते हैं? हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहते हैं, सीज फायर, आप क्या करना चाहते हैं? बहरहाल ये सारे सवालात जो है, सवालात ये किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी तौर पर एक नया मामला हमारे लिए ये सामने आ चुका है। वो ये कि हम अमेरिका के हवाले से कहीं ना कहीं हम ये समझ रहे थे कि अमेरिका हमारी पॉलिसी और हमारे मौक़िफ़ की कहीं ना कहीं तायीद करता है, लेकिन जिस तरह से हम डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को देख रहे हैं, तो ये इस पॉलिसी को लेकर ख़ुद अगर हम अपने मुल्क में देखें तो अपोजिशन की जानिब से ये सवालात खड़े कर रहे हैं, ये सवालात किए जा रहे हैं कि ये कौन है जो इस तरह से जो है जंगबंदी की भी बात करने का ऐलान कर देते हैं, फिर उसके बाद और मज़ीद आगे बढ़कर भारत के मंशे के ख़िलाफ़, भारत जिस चीज़ को पसंद नहीं करता वो ये कि कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर के मामले से मुराद भारत सरहद पार वाले यानी उस पार वाले कश्मीर की बात करता है, तो उसमें भी कोई और किसी और को ये जो है गुंजाइश नहीं है कि वो कोई और जो है इसमें इजाज़त नहीं है कि वो इसमें जो है कोई मुदाखलत करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक तो मसले के हल करने के लिए काम करूंगा ये कहते हैं, फिर जंग बंदी का अपने तौर पर ऐलान कर देते हैं। अब उससे आगे बढ़कर अब फिर मज़ीद ये बात हो रही है कि एप्पल के CEO को ये कहते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या प्रोडक्ट जो बनाने जा रहे हैं वो भारत में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत खुद अपना देख लेगा। अब इसका मनान साहब पता नहीं, बिल्कुल 30 सेकंड में चाहूँगा कि ये कॉन्टेक्स्ट सामने आ जाएगा कि नहीं इसका मतलब ये नहीं था बल्कि उसका मतलब ये था, ऐसी बात हो सकती है, अक्सर व बेशतर हुई है। तो हम अमेरिका को किस तरह से लें, बिल्कुल 30 सेकंड में? नहीं, अब आप देखें थ्रूआउट द हिस्ट्री चाइना के अगेंस्ट रहा है अमेरिका, लेकिन क्या अब चाइना के साथ जा रहा है, ये बात हो रही है। हाँ नहीं, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया को तो आप इनडायरेक्टली तकवीत दे रहे हैं चाइना को फिर एक मरतबा, तो आप कंटिन्यू आपको चाइना जो है अमेरिका को आपको कॉम्पीट करता रहेगा। आज कंप्लीटली इकोनॉमी जो है पूरी चाइनीज डोमिनेटेड है, ग्लोबल इकोनॉमी। 4 ममालिक की जो जीडीपी है वो चाइना की जीडीपी है। 4 बड़े ममालिक की बात कर रहा हूँ मैं, वेस्टर्न जिसमें यूएस भी शामिल है, वो आप एक जगह रखिए और चाइना की इकोनॉमी एक जगह रखिए, आप जीडीपी उनकी एक जगह रखिए। तो ये सब डिप्लोमेटिकली लैंग्वेज में बात करना अलग है, प्रैक्टिकली उसके जो फवायद हैं, उनके जो नुकसान है, वो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, बहरहाल तमाशा शुरू हुआ है इंशाल्लाह, तो बिल्कुल आप देखेंगे कि भारत जिस तरह की ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश रफ्तें हुई हैं, अपोजिशन की जानिब से जो सवालात किए जा रहे हैं, तो क्या भारत सरकार जवाब देगी, मोदी जी जवाब देंगे, और क्या हमारी जो पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी है ये एक रिव्यू करेगी अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, या जो हम बराबर की दोस्ती चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में यानी कोई किसी तरह का डोमिनेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं पसंद करते, और ना ही किसी भी तरह की हमारी जो है यानी इंसल्ट वाला कोई जुमला या कोई बयान को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि मोदी जी अगला इनका स्टेप क्या होगा, और ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है इसको किस तरह से हम रिव्यू करेंगे बिलखुसूस अमेरिका के हवाले से, ये शायद कल पता चले, 2 दिन के बाद, लेकिन 1 हफ्ते के बाद, लेकिन कुछ ना कुछ इस हवाले से ज़रूर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनान साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।